Hello everyone. Today our topic of discussion is the revolt of 1857. So in previous chapter हम लोग already discuss कर चुके हैं कि जो 1757 से लेकर 1857 तक का जो इरा था उसमें बहुत सारी जो अपराइजिंग्स हुई हैं, सिविल अपराइजिंग्स हैं, और हर ऑक्यूपेशन से जुड़ा इंसान, सिविल अपराइजिंग हुई थी, ट्राइबल, पीजेंट और सिपॉय म्यूटनीज। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए इंसान जो जितने भी थे लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक डिसकंटेंट शो किया था, लेकिन वो अपनी लोकल कंडीशंस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अभी तक जो यूनिटी है, नेशनलिज्म, जो नेशनल फीलिंग है, वो इंटीग्रेशन वाला फीलिंग अभी तक नहीं था। तो अब हम देखेंगे कि 1857 का जो बहुत ही फेमस रिवॉल्ट है, और जिसे हम कह देते हैं कि भी यहीं से जो नेशनल स्ट्रगल है वो शुरू होता है, तो वो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद दिस सिमरिंग डिसकंटेंट। सो बॉइलिंग डिसकंटेंट था, मतलब बॉयल कर रहा था लोगों के अंदर ये चीज़ें। और हम देखते हैं कि जो 1757 के बाद से हम देखते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है और ब्रिटिश होते हैं, बाद में फर्स्ट स्टेप लेते हैं जब नॉर्दर्न इंडिया में वो अपनी पावर को गेन करते हैं, और 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट होता है विच वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ करेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूल। क्या समझते हैं इस चीज़ से? करेक्टर और पॉलिसीज़ किस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी है किस तरह की थी, करेक्टर कैसा था उनका, वो किस तरह से, किस नेचर से वर्क कर रहे थे, पॉलिसीज़ किस तरह की लॉन्च कर रहे थे। तो देखिए, इंटेंशंस जो होती हैं वो कभी भी कोई हाइड नहीं कर सकता, कभी भी हम इंटेंशंस को नलीफाई नहीं कर सकते, जुटला नहीं सकते। तो फाइनली जो इंडियंस हैं उनके सामने जो ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस थी या उनकी पॉलिसीज़ थी या उनके मूव्स थे, उनके जो पैटर्न्स थे, वो सारे क्लियर हो रहे थे। तो चाहे उस चीज़ को, इतने बड़े देश में वो चीज़ को समझने के लिए टाइम लग रहा था, क्योंकि अलग अलग स्पेसेस पे अलग अलग टाइम पे लोग इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन फाइनली अब वो चीज़ बॉइल्ड हो रही थी, पूरे देश में एक रोष भर गया था इनके खिलाफ। तो अब हम देखते हैं कि जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ का और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस का ओवर द ईयर्स, उसने हर तरह के इंसान को, चाहे वो रूलर्स हैं इंडियन स्टेट के, चाहे सिपॉयज़ हैं, ज़मींदार हैं, पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सबको, पंडित, मौलवी, हर को अफेक्ट किया था, हर किसी को अफेक्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इनको इन लोगों को पैटर्नाइज करने के लिए ये जो पंडित्स हैं, पंडित्स और मौलवीज हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनको जो सहारा देते थे वो इस टाइप के लोग थे। ज़मींदार सहारा देते थे उनको, और हायर क्लास जो लोग हैं वो सहारा दे रहे हैं उनको। तो अगर उन्हीं जो हायर क्लास है, अगर वही अफेक्ट हो रही है, हायर क्लास को ही अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जो दूसरे जिन लोगों को वो सहारा दे रहे हैं, जिनसे लिंक्ड हैं कुछ लोग, उनको कौन बचा सकता था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो सिमरिंग डिसकंटेंट है, ये जो बॉइलिंग डिससेटिस्फेक्शन है, ये वॉयलेंट स्टॉर्म, तूफान का रूप ले लेता है, और जिस वजह से संपूर्ण जो ब्रिटिश एम्पायर है वो, उसकी जो नींव है वो हिल के रह जाती है। हाउवर जो पीरियड है 1757 का 1857 के बीच का, इसमें ये पीसफुल नहीं था, ट्रबल फ्री नहीं था, और इसमें स्पोरेडिक, बहुत ही पैची थ्रू आउट द इंडिया, कहीं 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 फैला हुआ एक, जिसको कहते हैं खिलरा हुआ, ये सारा जो मूवमेंट्स वहाँ पे चल रहे थे। फिर वो चाहे खेती बाड़ी से जुड़े हुए हों, किसानों से जुड़े हुए हों, या मतलब रूरल सोसाइटी से जुड़े हों, या ट्राइबल सोसाइटी से जुड़े हों, ये सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। और देखिए, जब इवन जो अकाल के टाइम पे भी जब लोगों से एनहांस्ड रेवेन्यू की डिमांड रखी जा रही है कि भाई आपने हमें अपना टैक्स जो है देना ही देना है, रेवेन्यू भरना ही भरना है आपने, तो इसने फर्दर ऐड ऑन कर लिया था उनके गुस्से में। तो मैनी टाइम्स जो मूवमेंट्स थे अगेंस्ट लोकल मनी लेंडर्स के जो होते थे, वो कंपनी के अगेंस्ट शिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि जो लोकल मनी लेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको कंपनी के साथ ही मिला जुला लोग समझते थे। तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मेजर रिवॉल्ट्स होते हैं साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जो कि ब्रुटैलिटी जो है कंपनी, विच वर सप्रेस्ड विद ब्रुटैलिटी बाय द कंपनी, किस तरह से उन्होंने ब्रुटैलिटी के साथ कई अपराइजिंग्स जो सप्रेस की थी, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर कारण क्या थे, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस रिवॉल्ट।
तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में अगर देखेंगे तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो जो पीजेंट्री थी वो कभी भी, ये जो किसान जो क्लास है, ये कभी भी रिकवर नहीं कर पाई थी जिस तरह की वो हैंडीकैप उनको दे रहे थे, डिसेबिलिटीज़ उनके ऊपर इम्पोज की जा रही थी। और सबसे उसमें है रेवेन्यू सेटलमेंट, उनसे जो हैवी टैक्सेशन जो है वो उनको देना पड़ रहा था। तो आप देखिए कि जो इस तरह की कंडीशंस लगा चुके थे जो है अंग्रेज़ हैं लोगों के ऊपर, कि वो उससे उभर नहीं पा रहे थे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉलोनियल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि impoverished by the heavy taxation, the peasants resorted to the loans from money lenders। तो हम यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि आई मीन दे वर रिड्यूस टू पॉवर्टी, बहुत पुअर जो कंडीशन में पहुंच चुके थे जो पीजेंट्स हैं हैवी टैक्सेशन की वजह से। और उनको मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ता था, और ऑफन जो मनी लैंडर्स हैं उनको वो नॉन पे, मतलब वो अपना जो कर है, अपना जो लोन उठाते थे वो वापस नहीं कर पाते थे। तो जो मनी लैंडर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो मिल के जो हैं ख़राब कर रहे थे जो पीजेंट्री को, लैंडलेस पीजेंट्री को, जिनके पास ज़मीनें भी नहीं थी। और जो रूरल डेप्टनेस है, कर्ज है, ग्रामीण कर्ज है, वो बढ़ रहा था और एक प्लेग के समान इंडियन सोसाइटी को खा रहा था। और जो ओल्डर सिस्टम है ज़मींदारी का, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर द न्यू कंट्रोलर्स। तो ब्रिटिश रूल जो है ऑल्सो मेंट मिजरी टू द इंडियन आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट, रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट पीपल। तो जो लोग भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे या हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए थे, और वो लोग भी ख़राब हो रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि अब जो उनको सहारा देने वाले लोग थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो जो एनेक्सेशन है इंडियन स्टेट्स का, कंपनी ने बहुत जो कट ऑफ कर दिया था मेजर पेट्रोनेज, मेजर जो सहारा देने वाले लोग थे, चाहे वो लोकल रूलर्स थे, चाहे वो शाही घराने से जुड़े नॉबल्स थे, या फिर वो लोग ही इनको सहारा देते थे, इनकी सर्विसेज लेते थे आर्टिसंस की, और उनको ही तबाह कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एडिड टू दिस ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज्ड, ब्रिटिश गुड्स को ही इनकरेज कर रहे थे, जिस वजह से जो लोकल क्राफ्ट्समैन है उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इंडियंस को। तो हम देखते हैं कि जो इंडियन ट्रेड है या मर्केंटाइल क्लास है, तो वो वॉज डेलिबरेटली क्रिपल्ड बाय द ब्रिटिश। उनको आई मीन दे वर नॉट एबल टू मूव। जो भारत का ट्रेड है, लोकल व्यापारी है या जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, या दे आर व्हेन आई मीन सम इंडियंस हु वर रिलेटेड विद प्रॉफिट मेकिंग, तो वो डेलिबरेटली उनको क्रिपल करवाया जा रहा था, उनको बहुत जैसे स्लो चलने पे मजबूर कर दिया था। दे वर नॉट एबल टू मूव बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने हाई टैरिफ्स लगा दिए थे। तो होता क्या था कि एक्सपोर्ट पे बहुत हैवी टैक्सेशन लगा दिया हुआ था और इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेशन घटा दिया हुआ था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो गुड्स हैं वो इंडिया में बहुत ईजिली एंटर कर पा रहे थे। और फाइनली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इंडियन ये इस वजह से अब देखेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिकली जो बाय द मिड 19th सेंचुरी जो एक्सपोर्ट था कॉटन का या सिल्क टेक्सटाइल का, जिस वजह से संपूर्ण यूरोप कंट्रीज़ और ये सब लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे, और वो लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को, ये एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और इनफ्लक्स हो जाता है ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में। तो फ्री ट्रेड जो था वो वन वे रह जाता है, जिसको हम कहते हैं मशीन मेड गुड्स ब्रिटेन से जो आ रहे थे वो सिंपली इंडियन मैन्युफैक्चर को किल कर रहे थे, मार रहे थे। तो ज़मींदार जो थे, तो ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ऑफन सॉ देयर लैंड राइट्स फॉरफिटेड एंड विद फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अ को वारंटो। तो आप देखेंगे जो ज़मींदार जो थे बार बार उनको उनके जो लैंड राइट्स थे वो ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे, सरेंडर कर दिए गए थे, और विद फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अ को वारंटो बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी अपनी सुपरियॉरिटी, अपनी जो को वारंटो यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई
वी हैव द सुपीरियॉरिटी, वी हैव अ ऑफिस, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर हैंड, सो आपको बार बार हम पे हमारे पास आके अपनी सुनवाई करनी पड़ेगी। तो ये करते करते धीरे धीरे उनका जो स्टेटस था ज़मींदारों का वो बहुत लूज़ हो गया था इन गाँव में बिल्कुल। और इवन जो अवध है, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टॉर्म सेंटर एक बन गया था एक विद्रोह का, जहाँ पे 21,000 जो ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, क्लास ऑफ पीपल हैं, ये बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मुगल्स के टाइम पे ही, और बहुत पहले से उनके टाइम पे ही, राजाओं महाराजाओं के टाइम पे ही वो कलेक्ट करते थे सारे रेवेन्यूज़। तो उनकी जो भी वो चीज़ें ओन करते थे, जो भी एस्टेट, जो भी प्रॉपर्टी वो उनके पास होती थी, वो सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दी गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा ले ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिस वजह से वो बिल्कुल उनके पास कोई भी पैसा या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं रह गया था, जिस वजह से दे वर नॉट एबल टू वर्क। वो बहुत बुरा फील करते थे, एकदम भीख मांगने तक पहुंच गए थे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी, पेन्यूरी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो पहुंच गए थे। दीज डिस्पोजेस्ड ताल्लुकदार सीज्ड द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द सिपॉय रिवॉल्ट। तो जो ये डिस्पोजेस्ड, जो हटाए गए ताल्लुकदार थे, इन्होंने जो सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को बहुत कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी। जो इंडियन इंडस्ट्री रुइन हो चुकी थी, उसने जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप कर दिया था, और जो कि सब लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और एक डेवलपमेंट बिल्कुल ही पॉपुलराइजेशन की स्टेट, जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ की इस पोजीशन पे लोग पहुंच चुके थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ग्रीडी पॉलिसी थी, एग्रेंडाइजमेंट वाला हम पॉलिसी यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली आप एग्रेंडाइजमेंट से हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अथॉरिटी, आप यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मनी। जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर ओनली एक्टिंग टू इंक्रीज देयर मनी। तो एग्रेंडाइजमेंट का मतलब उनकी जो ग्रीडी पॉलिसी है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमें बस अपना पैसा बढ़ाना है। पैसा बढ़ाने के लिए वो अपनी जो प्रोमिसेस हैं, प्रतिज्ञा है, जो भी वो प्रोमिसेस करते थे या संधियाँ साइन करते थे, कुछ भी करते थे, वो उसको तोड़ डालते थे, और जिस वजह से इन कंटेम्प्ट फॉर द कंपनी, ब्रोकन प्लेजेस, और उनकी जो ग्रीडी पॉलिसी थी और मनी मेकिंग जो ग्रीडीनेस थी, और जो अपने पॉलिसीज़ को वो तोड़ देते थे, उस वजह से कंटेम्प्ट हो चुका था कंपनी का लोगों के बीच में। कंटेम्प्ट बेसिकली मीन्स कि लोग उनको हेट करते थे, प्लस हाईली डिसरिस्पेक्ट वो करने लग गए थे कंपनी को, और जिस वजह से जो कंपनी की जो लॉस, जो प्रेस्टीज है, पॉलिटिकल प्रेस्टीज है, वो लूज़ हो चुकी थी। लोग बहुत शक करने लग गए थे इनके ऊपर। तो चाहे इनकी जो इफेक्टिव कंट्रोल वाली पॉलिसी है, सब्सिडरी अलायंसेस की है, या जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इनका, तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर हम देखेंगे, कोई भी पॉलिसी अगर आप देखेंगे, तो इसमें आप जो उन्होंने हिंदू प्रिंसेस को जो भी बल्कि अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं है पीछे, तो कोई बात नहीं, उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो कंपनी ऑन करेगी। इस तरह के जो कानून हैं, और लोगों के साथ संधियां साइन करके उनको बहुत सारा हैवी मनी देने पे मजबूर कर देती थी कंपनी, जिस वजह से जो कि लोगों को इनकी पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा शक होने लग गया था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे एक प्रिंस को बिल्कुल ही उसकी डेथ के बाद मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी ब्रिटिशर्स ने। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो इस वजह से जो रूलर्स है वो कोलैप्स कर गए थे, और जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो एक रॉयल क्लास थी, वो बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से बाकी के सेक्शंस भी अफेक्ट हुए, क्योंकि वो सब बाकी सेक्शंस को सपोर्ट करते थे। तो कल्चरल व्यू पॉइंट से भी इंडिया का डिक्लाइन हो रहा था, और रिलीजियस परस्यूट्स के हिसाब से भी डिक्लाइन हो रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, रैम्पेंट करप्शन। रैम्पेंट इज समथिंग विच इज़ एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होता है और अनस्टॉपेबल होता है, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, और इस तरह से रैम्पेंट करप्शन हो चुका था। लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कंपनी की, वो बहुत ज़्यादा ब्राइब्स और इसमें करप्शन में इन्वॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने देश में नहीं थे, वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ से वो सिर्फ प्लंडर करना चाहते थे, और वहाँ के लोगों के लिए भला करना वो उनके विजन में नहीं था। या कहीं पे भी आप देख लीजिए, बस वो अपने इंटरेस्ट को पहले रखते थे। तो हम देखेंगे कि
पैटी ऑफिशियल्स, जो लोअर लॉ कोर्ट्स हैं, ये कुछ मेजर कॉजेज बन गए थे लोगों के बीच में डिसकंटेंटमेंट के। इंडीड इट इज़ द व्यू ऑफ मैनी हिस्टोरियंस के जो रैम्पेड करप्शन है वो हम अभी भी इंडिया में देखते हैं। ये कंपनी रूल की ही लेगेसी है जो आगे चली आ रही है। ऑल्सो द करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड अ फॉरेन एंड एलियन लुक टू इट इन द आइज ऑफ इंडियंस। तो जो ब्रिटिश रूलर्स ने, और देखिए ये काइंड ऑफ एब्सेंटी सोवराइनिटी, तो एक तरह से जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रूल कर रहे थे। कोई उनके ऊपर कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। तो लोगों का एक पावर से, एक ताकत से विश्वास हट गया था। और अगर आप आज भी देखेंगे तो आज भी लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेचुरली ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आज़ादी प्राप्त किए हुए। और जो हमारे पहले के जो बुज़ुर्ग हैं, अगर आप जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो वो आपको आपके मतलब ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं उनकी बातें बताएंगे। तो इस तरह से इस एक तरह का जो डिस्ट्रस्ट था वो तो था ही, इंडियंस में आ ही चुका था अपने पावर के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर। सोशो रिलीजियस कॉजेज़ क्या हम देखते हैं, रेशियल ओवरटोन्स हमें देखने को मिलते थे और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था ब्रिटिशर्स को। उनके एटीट्यूड इंडियंस के लिए ठीक नहीं थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी, वो क्रिश्चियन मिशनरीज हु फॉलोड द ब्रिटिश फ्लैग इन इंडिया वर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशंस बाय इंडिया। तो लोग भारतीय जो थे उनको अपना अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, तो उनको ब्रिटिशर्स की जो इंटेंशंस हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं लगती थी। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स सच एज एबॉलिशन ऑफ सती और विडो रीमैरिज करवाना, विधवा पुनर्विवाह और महिला की एजुकेशन को कई लार्ज सेक्शन ऑफ जो लोग थे ना वो एज अ इंटरफेरेंस की तरह देख रहे थे इन सोशल एंड रिलीजियस डोमेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय आउटसाइडर्स। तो चाहे जो ये विडो रीमैरिज और कई उन्होंने जो है सही स्टेप्स भी लिए, लेकिन उसको भी क्योंकि डिस्ट्रस्ट था, क्योंकि लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे थे और उनकी पॉलिसीज़ को ऑलरेडी लोग एक शक की निगाह से देख रहे थे। तो इस तरह के भी कुछ जो स्टेप्स जो कि शायद अच्छे प्रूव हुए हैं बाद में, लेकिन उसको भी एक तरह से इंटरफेरेंस लिया जा रहा था लोगों के द्वारा, क्योंकि वो एकदम से सोशल फैब्रिक के बीच की चीज़ें थी। तो हम देखते हैं कि दीज फियर्स और इस तरह के जो डर थे ये और भी कंपाउंड हो गए जब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम मस्जिदों पे और मंदिर की जो लैंड है उस पे इस तरह के टैक्सेस लगाएंगे। तो लोग उससे और भी ज़्यादा भड़क गए, जिसको हम कहते हैं। और हिंदू कस्टम्स को भी जैसे मॉडिफाई कर रहे थे कि अगर बेटा अगर अपना धर्म परिवर्तन कर भी लेता तब भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। तो इस तरह से लोगों को जो ब्रिटिशर्स उनके धर्म की जो मॉडिफिकेशंस कर रहे थे वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं रिवॉल्ट जो 1857 का है, उसके साथ ही ब्रिटिशर्स की हैवी लॉसेस हुए थे। फर्स्ट अफगान वॉर में, पंजाब वॉर में, क्राइमियन वॉर जो थी वो यूरोप एंड कुछ कंट्रीज़ के साथ हुई थी वॉर। और उसमें बेसिकली दिस वॉर वाज फॉट बिटवीन, ये वॉर जो हुई थी 1853 से लेकर 1856 तक के बीच में हुई थी ये वॉर। और इस वॉर में क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन बेस्ड ये वॉर थी, और जिसमें जो रशिया था वो हार गया था अलायंस के साथ। तो इस तरह की जो वॉर्स थी ना वहाँ पे इन सब वॉर्स में ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स ने लूज़ किया था, काफ़ी उनको नुकसान पहुँचा था इन सारे युद्धों में। तो जिस वजह से these had obvious psychological repercussions। तो इसके कुछ काफ़ी इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं देखा जा रहा था अब भारतीयों के द्वारा, और ये सोचा जा रहा था कि दे कुड बी डिफीटेड, इनको भी हराया जा सकता है। तो जब ये वाली फीलिंग आई थी भारतीयों में तो वो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम करना शुरू किया था। डिसकंटेंटमेंट अमंग सिपॉइज, जो कंपनी आर्मी थी और वो और कैंटोनमेंट्स में जो लोग थे इनके साथ रहते थे वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी सर्विसेज की, वो रिलीजियस सिपाहियों के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं या प्रेजुडिस थे उनके साथ बहुत ज़्यादा टकरा रहे थे। रिस्ट्रिक्शंस, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि वो
अपनी कास्ट के हिसाब से कपड़े धारण नहीं कर सकते, और सिख और वो इस तरह के र्यूमर्स भी लोग सुन रहे थे जिसमें प्रो सेलेटाइजिंग किया जा रहा था, एक्टिविटीज़ ऑफ चैपलेंस। तो प्रो सेलेटाइजिंग होता है कि जब एक इस तरह से जब किसी के धर्म को बदलने की कोशिश की जाती है। प्रो सेलेटाइजिंग मतलब टू कन्वर्ट समबडीज रिलीजन। एक्टिविटीज़ ऑफ चैपलेन्स आर द पीपल हु आर लिंक्ड विद रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी, लाइक क्लर्जी मैन कह सकते हैं, हॉली पीपल कह सकते हैं। तो इस तरह से र्यूमर्स थे कि वो भी इंडिया में हैं और इंडियंस को लग रहा था कि ये हमें हमारा धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इंडियंस हैं वो काफ़ी जनरली काफ़ी कंजर्वेटिव इन नेचर थे और उनको अपने धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो टू द रिलीजियस हिंदूज ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो हिंदू थे उनको अगर वो समुंदर पार करते थे तो उस वजह से उनकी जो कास्ट है वो उनसे छिन सकती थी। इस तरह के जो है बीच में रूल था हिंदू धर्म में। तो 1856 में हम देखते हैं जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नमेंट है उन्होंने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में डिक्लेयर किया था कि जो फ्यूचर में जो बंगाल आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होंगी, जो भर्तियां होंगी, उनको कहीं और भी जाना होगा अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो जिस वजह से लोग काफ़ी नाराज़ थे और क्योंकि वो समुंदर पार नहीं करना चाहते थे, और जो इंडियन सिपाहीज थे वो काफ़ी अनहैप्पी थे क्योंकि उनको उतना भत्ता सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाता था जितना कि दूसरों को दिया जाता था, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर जाके काम करते थे, सिंध में, पंजाब में, तो उनको फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं मिलते थे। और अनेक्सेशन जब हुआ अवध का और जब सिपाहियों के ही लोकल जगहों पे जाके लोग ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो उस वजह से भी जो सिपाही हैं उनकी फीलिंग्स जो है काफ़ी हर्ट हुई थी। तो जो इंडियन सिपाही है उसको टाइम पे जो है सबॉर्डिनेट जो फील करवाया गया कि आप हमसे नीचे हैं, हमारे अंडर काम करते हैं, और उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन रेशली भी की जाती थी, भेदभाव किया जाता था इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन के हिसाब से भी, प्रिविलेजेस के हिसाब से भी। तो जिस वजह से वो हाईली जो है डिसकंटेंटेड फील करते थे, उनके अंदर वो जो संतोष है, जो वो है एक सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं था। तो जो सिपाही है इनफैक्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो सिपाही इनफैक्ट वाज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म। वो एक तरह का ऐसा किसान है जो कि यूनिफॉर्म के अंदर है और उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी अभी इट वाज नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम द रूरल पॉपुलेशन। तो आम जो लोगों की जनसंख्या से जो एक सैनिक है उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो माइंड है वो उनसे अलग नहीं हुआ है। तो जो आर्मी की जो वॉइस है, उसके जो दुख हैं वो लोगों से अलग नहीं थे, और इसी मूवमेंट की वजह से ये सारा जो कहते हैं कि जो आर्मी वॉइस्ड ग्रीवेंसेस अदर देन इट्स ओन, तो एंड द मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी। जो मूवमेंट था ये वो आर्मी से भी बियॉन्ड चला गया था, ये ऑब्जर्व करते हैं एस गोपाल। सो फाइनली देयर हैड बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। हम देखते हैं बंगाल में, वेल्लोर में, बैरकपुर में और अफ़गान वॉर्स में। सो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, बेसिक और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉजेज़ हैं जिसके बाद की कि 1857 का रिवॉल्ट हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टडी करेंगे बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। थैंक यू सो मच।